हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम BHU बीकॉम एंट्रेंस के अकाउंट्स के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले अकाउंट्स का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज ये हमारा दूसरा क्लास है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कल क्लास हो चुकी है। अगली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास हमारी कल होगी, मीन्स थर्सडे को होने वाली है। तो हम देखते हैं आज हमारा अकाउंट्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि BHU बीकॉम एंट्रेंस में हमें न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करना है, तो हमें थ्योरी पे फोकस करना है। हम थ्योरी बेस्ड पे ज्यादा फोकस करते हुए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हम इजिली क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट करके नंबर ला सकते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है कि यहाँ पे आज का सब्सिडियरी बुक्स, याद रखना बेटा, यहां से आप लोग को क्या आने वाला है, एक क्वेश्चन 100% आएगा। मीन सब्सिडियरी बुक से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करके एक क्वेश्चन आपको आने वाला है BHU एंट्रेंस में। सब्सिडियरी बुक्स को हिंदी में बोलते हैं सहायक बहिया। सहायक बही होती है। ये होती क्या है कि जो जर्नल एंट्री पर देखो होता क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बिजनेस एंटिटी होता है तो वहां पे डे टू डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो उसको हम अगर जनरल एंट्री में करना चाहे, मीन जनरल एंट्री की केवल एक बुक रखना चाहे, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। जहां पे बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि हजारों बार एक ही दिन में सेल्स हो रहा है, हजारों बार परचेज हो रहा है, तो उस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हर चीज का मीन्स परचेज का अलग बुक बना लेते हैं, सेल्स की अलग बना लेते हैं, परचेज रिटर्न का अलग, सेल्स रिटर्न का अलग, कैश ट्रांजेक्शन के लिए अलग। तो वो हमारी क्या बोली जाती है, सब्सिडियरी बुक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इससे बन सकता है कि नंबर ऑफ सब्सिडियरी बुक्स मीन्स कितनी सहायक बहियां होती हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। टोटल 8 सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। एक क्वेश्चन पहला आपका होगा कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हाउ मेनी सब्सिडियरी बुक्स इन अकाउंटिंग। ठीक, तो उसको नंबर याद रख लीजिए, 8 होती हैं। अब 1 बाय हम देख लेते हैं क्या है। पहली है मेरी कैश बुक, जिसको बोलते हैं रोकड़ बही। ये क्या करता है, सब रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैश बुक में हमारा क्या होता है, केवल और केवल जो नगद में होते हैं ट्रांजेक्शन, जो नगद हमारे हैं मीन्स कैश में है, उन्हीं का रिकॉर्डिंग हम करते हैं कैश बुक में, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होने वाला है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए, बिजनेसमैन का, पर्सनल नहीं। ओके, अब आते हैं अगले मेरा सेल्स बुक, जिसको बोलते हैं क्रय बही। इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। यहां पे दो चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्रेडिट सेल्स एंड गुड्स। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स, वो नहीं आएगा बेटा यहाँ पे। सेल्स बुक में मीन्स क्रय बही में आपका जो आप क्या करने वाले हैं, सॉरी विक्रय बही इसको बोलते हैं, कि विक्रय बही में क्या होने वाला है कि जो क्रेडिट मीन्स उधार पे आप बेच रहे हो गुड्स, उसको करेंगे। एसेट्स का आगे हम देखेंगे कहां पे जाएगा। ये है आपका परचेजेस बुक, इसको बोलते हैं क्रय बही। इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। यहां पे भी ध्यान देना कि जो क्रेडिट मीन्स उधार पे हम खरीद रहे हैं किस चीज को, गुड्स को, वो हमारा क्या होगा, क्रय पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाएगा, या क्रय बही में हम कह सकते हैं रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला है मेरा सेल्स रिटर्न बुक्स। अब इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मीन्स जो गुड्स हम क्रेडिट पे सेल्स किए थे वो अगर वापस आ रहा है तो उसको हमें रिकॉर्ड करना हो तो कहां पे करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में। फिर परचेज रिटर्न बुक्स, इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हम जो परचेज किए थे क्रेडिट पे गुड्स, अगर उसको वापस कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, परचेज रिटर्न मीन्स विक्रय एक क्रय वापसी बुक बोला जाता है, और सेल्स रिटर्न को बोला जाता है विक्रय वापसी। बिल्स रिसीवेबल, विनिमय विपत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इट रिकॉर्ड्स बिल्स ड्रॉन बाय अस। मीन्स विनिमय विपत्र का आप लोग का एक अलग से चैप्टर में पढ़े होंगे। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मीन्स जब सेल हम किए हैं क्रेडिट पे, उस टाइम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिल ड्रॉ किया जाता है और डेटर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है बिल, वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, बिल्स रिसीवेबल में। और बिल्स पेबल दूसरा है मेरा कि इट रिकॉर्ड्स बिल एक्सेप्टेड बाय अस। मींस अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, क्रेडिट पे परचेज किए हैं गुड्स, ऐसे केस में अगर बिल्स ड्रॉ किया गया है मींस हमने एक्सेप्ट किया है कोई बिल, वो कहां पे रिकॉर्ड होने वाला है, बिल्स पेबल बुक में। जनरल प्रॉपर लास्ट आपका है जनरल प्रॉपर, इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन विच नॉट
कवर्ड इन एवर बुक्स। मीन्स जनरल प्रॉपर में वो सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे जो इन ऊपर के 7 बहियों में नहीं आ रहे हैं, वो आपका जनरल प्रॉपर में आएगा। अब कौन कौन सी चीजें नहीं आ सकती हैं, जैसे नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो जाए, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन आपका हो गया, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड कोई एंट्री हो गई, वो सारी ऊपर किसी भी बुक में नहीं आने वाली हैं, वो सब की सब कहां पे आएंगे, जनरल प्रॉपर बुक में आने वाली हैं। बेटा ध्यान देना, यहां से आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी बीकॉम इंटरेस्ट में पूछा जाता है। सेल्स बुक रिकॉर्ड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स, तो आपको सीधा याद रखना होगा क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। बहुत से बच्चे क्या क्रेडिट सेल्स देख के चले आते हैं और उसको क्या करेंगे, ऑप्शन को टिक लगाएंगे ना, आप पूरा ऑप्शन पढ़िए, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, केवल परचेज और सेल्स देख के आप मत लगाएंगे टिक, उसमें गुड्स भी होना चाहिए ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सब्सिडरी बुक से रिलेटेड बस इतना ही आपको पढ़ना है बीएचयू बीकॉम इंट्रेंस के लिए, इससे ज्यादा नहीं। मींस आपका नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स कितने हैं और उसके बाद किसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना इससे। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से भी कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिससे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आना ही आना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, पहला जो है हमेशा बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम भी याद रखिएगा सेपरेट लीगल बोला जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कई बार पूछ लिया जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आल्सो नोन एज, तो ये भी आपके ऑप्शन में रहेगा। अब ये देखिए, हमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ पॉइंट वाइज डिस्कशन करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के लिए है, उस पे हम बात करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सबसे पहला चीज ये बताता है कि आपका बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स बिजनेस और बिजनेसमैन जो है, व्यवसाय और व्यवसाय दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, कभी भी आप व्यवसाय और व्यवसाय को एक नहीं मान सकते हैं, ठीक। फिर बिजनेसमैन इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस, जो व्यवसायी होता है वो क्या किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है, लायबिलिटी मानी जाती है बिजनेस का। तो इसलिए क्या होता है, कैपिटल अकाउंट सोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आप अक्सर देखोगे कैपिटल अकाउंट जो होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी शो किया जाता है, वो यही है। क्यों? क्योंकि कैपिटल बिजनेसमैन लगा रहा है और बिजनेसमैन को डिनोट कर रहा है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, तो बिजनेसमैन क्या हुआ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटीज है कि कल को अगर बिजनेस बंद होगा वो कैपिटल उसको पेमेंट करना पड़ेगा बिजनेसमैन को, ठीक। ड्रॉइंग अकाउंट ओपन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेसमैन। अब देखिए, बिजनेसमैन अगर कोई भी चीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट ओपन करते हैं। वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बिजनेस एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी हम कर सकते हैं, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। मींस आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि ड्रॉइंग अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ड्रॉइंग अकाउंट ओपन, या अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट कैपिटल इज सोन ऑन द लायबिलिटी साइड, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट बिजनेसमैन इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके हैं, ये सब देखिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं से भी यहां घुमाना नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं हम अपना क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चालू व्यवसाय की अवधारणा जिसको बोला जाता है। इसमें दो चीजें हैं बस, उस पे और उससे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना। पहला चीज यहाँ पे जो बताया गया है, बिजनेस लाइफ इनफाइनाइट, मीन्स बिजनेस का जीवन काल जो होता है वो अनंत काल तक चलता रहता है। अब आप ये सोचो कि जब कभी भी आप व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हो, मीन्स बिजनेस, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, क्या आप ये मानकर चलते हो 2 महीना 3 महीना करेंगे ना, आप यही मानकर चलते हो बिजनेस हम लाइफ टाइम तक करते रहेंगे। मीन्स आप पॉजिटिव वे में होते हो, निगेटिव वे में नहीं होते। तो अब इसी की बात है कि फिक्स्ड एसेट परचेज,
मीन्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं। अब आप जरा सा सोचो कि आपको ये पता हो कि आपका बिजनेस जो है वो 4 महीने के लिए है या 5 महीने के लिए, तो क्या आप उस बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेज करने जाओगे? कभी नहीं करोगे। लाखों रुपए फंसा दो, मशीनरी परचेज करोगे? नहीं करोगे। आप करोगे क्या? रेंट पे वही सामान लेके बिजनेस कर लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि घर में क्या होता है कि बर्थडे पार्टी है, तो हमें ये पता है कि बर्थडे पार्टी साल भर में एक बार आने वाला है, या घर में शादी है तो लाइफ में जब किसी की शादी होने वाली होगी तभी वो फंक्शन घर में ऑर्गेनाइज होगा। इसलिए हम लोग करते क्या है, टेंट हाउस बुक कराते हैं कि टेंट हाउस से क्या करते हैं कि रेंट पे उस पर्टिकुलर डेट के लिए हम क्या करते हैं, सामान रेंट पे ले लेते हैं। लेकिन अब बिजनेस जो टेंट हाउस वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो क्या करता है, उसको ये पता है कि मेरा बिजनेस ही टेंट हाउस का है, मीन्स हमें डेली ये सामान क्या करना है, रेंट पे देना है। तो क्या करता है, उस सामान को खरीद लेता है। मीन्स जब वो ये मानकर चलता है कि उसका टेंट हाउस का बिजनेस जो है लाइफ टाइम चलने वाला है। जब आपको ये लग रहा है कि हमारा जो बिजनेस कर रहे हैं लाइफ टाइम चलेगा, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी आपको आइटम्स की नीड्स है, जो भी लॉन्ग टर्म में आपको जरूरत पड़ने वाली है, रेंट पे न लेकर अपना पर्सनल का खरीद लेते हैं। जैसे आप ही हो, अभी आप क्या कर रहे हो कि कॉलेज जाना है, तो आपको पता चले कि 10 साल इसी कॉलेज में डेली जाना है और आपके घर से कॉलेज क्या है 25 किलोमीटर दूर है, तो आप डेली क्या करोगे, रेंट किराया देकर बस से न जाना चाहोगे, बल्कि आप क्या करोगे, पापा से बोलकर बाइक ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ लॉन्ग टाइम रहना है, लॉन्ग टाइम तक हमें ट्रेवल करना है। लेकिन अगर आपको पता हो कि कॉलेज 10 दिन जाना है, तो 50,000 रुपए 70,000 रुपए नहीं फंसाने जाओगे बाइक में, क्योंकि 5 दिन की बात है, चलो हम क्या करेंगे, ट्रेवल करके चलेंगे। तो यही बात यहाँ पे आती है, जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं, मींस बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, वैन्स गाड़ियां परचेज की जाती है, मशीनरी परचेज की जा रही है, जो भी चीजें हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, मींस एसेट्स हम जो परचेज करते हैं, इन शॉर्ट बोले जो एसेट्स परचेज की जा रही है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, फिर अगला मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना हमें बोलता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कोई भी अकाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैच, कि जो इनकम और एक्सपेंसेस है मैच करना चाहिए। अब मैच करने का मतलब ये मत सोच लेना बेटा कि इनकम मेरा 10,000 रुपए तो एक्सपेंसेस भी 10,000 है। यहां मैच की बात जो हो रही है, मिलान की बात हो रही है, मिलने की, वो टाइम पीरियड से बात कर रहा है। मीन्स कि इनकम और एक्सपेंसेस जो आप ले रहे हैं सेम पीरियड का और सेम बिजनेस का होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस हुआ, उसका इनकम अगर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च 2 ले रहे हैं, मीन्स मान लो हम 2019 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक का इनकम ले रहा है, तो हमें एक्सपेंसेस भी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का ही लेना होगा। नहीं तो क्या होगा, जो डिसीजन हम लेंगे वो गलत हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप याद करो जरा सा, फाइनल अकाउंट में क्या करते हो, एडजस्टमेंट एंट्री करते हो, मीन्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, जो मीन्स नॉन कैश में हुए रहते हैं उनकी भी क्या करते हो, एंट्री कर लेते हो। क्यों? ताकि आपका जो रिजल्ट आए वो करेक्ट आए, मीन्स जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो वो करेक्ट डिसीजन आए। कि यही वजह है कि हम क्या बताएं कि हमारा जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है ये इसी के अकॉर्डिंग होती है, एडजस्टमेंट एंट्री। फाइनल अकाउंट आप लोग जरा से याद करो, एक था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, दूसरा चैप्टर आप था विथ एडजस्टमेंट। विथ एडजस्टमेंट्स यही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट की देन है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ी। तो मीन्स यहां से एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि अगर हम किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो करते हैं, कि कहने का मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैच। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था कि जिसने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च तक का इनकम लिया, और उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मई 2019 से 31 मार्च 2020 तक का एक्सपेंसेस ले लिया। तो यहाँ पे किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन होगा, मीन्स कौन सी ऐसी अवधारणा थी जिसका उल्लंघन हो गया। अब देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च का एक्सपेंस लिया और इनकम कब से ले रहा है, 1 मई से, तो यहाँ पे हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट का वायलेशन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होना है कि इसका वायलेशन कर रहा है। तो एक डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट से, मीन्स वायलेशन किसका हो गया। ठीक,
आगे चलते हैं। एक आज के लिए और देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं। यहां पे हमारा जो अगला है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या करता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शंस recorded which are convertible into cash, या हम कह सकते हैं कन्वर्टेबल इनटू मनी और इक्विवेलेंट टू मनी। यहां पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा बोल रहा है, मुद्रा मापन की अवधारणा बोलते हैं कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करने वाले हैं जो मुद्रा में या मुद्रा के समान मीन्स मनी और इक्विवेलेंट टू मनी में कन्वर्टेबल हो। जिन चीजों को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उनका क्या करेंगे, जनरल एंट्री या कोई भी अकाउंटिंग हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आप पूरे अकाउंटिंग में देख लोगे बेटा, कहीं भी आप कोई भी अकाउंटिंग का वर्क कियोगे उसके साथ में अमाउंट जरूर आया होगा, चाहे जनरल एंट्री हो, चाहे लेजर हो, फाइनल अकाउंट हो। कहीं पे ऐसा नहीं कि आप कोई भी आइटम लिख दिया हो उसके सामने अमाउंट न लिखा गया हो। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ही बोल रहा है आपका कि केवल और केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होगी आपकी कि जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करने वाले हो। ठीक है, और एक यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट और टॉपिक हम आज बता देते हैं। वेरिफिएबल वाउचर कॉन्सेप्ट। वेरिफिएबल वाउचर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी supported by some documents। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जर्नल एंट्री करो या कोई भी आप क्या करो, रिकॉर्डिंग करो ट्रांजेक्शन का, उसके लिए आपके पास कोई ना कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं बिल होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए या रिसिप्ट होना चाहिए कि आप कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं कर सकते हो कि जिनके लिए आपके पास बिल वाउचर हो। कल को अगर आप क्या कर रहे हो कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटिंग हो रहा है, सरकार आपसे मांग लिया, ऑडिटर आपसे मांग लिया कि ये अच्छा आपने 10 लाख रुपए का मशीन दिखाया, इस मशीन का बिल दिखाइए कि कहां परचेज हुआ। अगर आपके पास बिल नहीं है तो आपका फ्रॉड माना जाएगा। तो इसीलिए वेरिफिएबल वाउचर कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो 10 रुपए का हो या चाहे 10 करोड़ का हो, उसके लिए आपके पास रिसिप्ट होना इंपॉर्टेंट है। बिना रिसिप्ट्स के आप कोई भी जनरल एंट्री या कोई भी लेजर, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे, वो फ्रॉड माना जाएगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स हुए बेटा। अभी हमारे पास और प्रिंसिपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, जो अभी भी नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, केवल और केवल इतना कि सर मैं BHU बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूं, यही मैसेज में डालेंगे और कोई मैसेज नहीं। मैं उनको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पे हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए। और कुछ बच्चे जो पिछले 5 साल का पेपर है मांग रहे हैं, बेटा अभी पिछले 5 साल का पेपर हम नहीं देने वाले हैं 30 अप्रैल के पहले। अभी अगर आपको दे देंगे, आप पढ़े नहीं हो,
हेजिटेट हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए 5 साल का पेपर जो है हम 30 अप्रैल को ही देंगे, अभी नहीं देने वाले हैं। आप लोग को मिलेगा सब कुछ, लेकिन अभी नहीं। ओके, गुड लक, थैंक यू।